Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 4 जून के करंट अफेयर्स क्या है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो YouTube चैनल है आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, आप उसे ज़रूर प्रेस कीजिए। जो भी वीडियोस हम डालते हैं, भले वो कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे हो, रीजनिंग पे हो, इंग्लिश पे हो, करंट अफेयर्स पे हो, उसकी सबसे पहले अपडेट्स आपको मिलेगी। ऑल्सो जो आज की क्लास का PDF है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड PDF, आज की क्लास का PDF और बाकी जितने भी स्टडी मटेरियल का PDF है आपको वहाँ पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकता है। तो प्लीज़ आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। ओके, मूविंग ऑन, हमने एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक बैंकिंग के ऊपर, SSC के लिए, रेलवेज के लिए, जैब, कैप, पैरा 13, इन सब के लिए लॉन्च की है। और आप हमारी वेबसाइट test.ambitiousbaba.com पर जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत ही मेहनत करके डिज़ाइन की हुई है ताकि आपको एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस वहाँ कितने डिफिकल्ट है उस हिसाब से क्वेश्चंस हमने वहाँ पर डिज़ाइन किए हैं आपके लिए। तो आप test.ambitiousbaba.com पर जाएं और उसे परचेज कर सकते हैं वहाँ पे। ओके, मूविंग ऑन, हमने प्ले स्टोर पे एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। हम आपको खाली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाते हैं, बट उसके अलावा डेली के करंट अफेयर्स वहाँ पे आपको डेट वाइज मिल जाएंगे। डेली एंड मंथली क्विजेज है आपके लिए जो आप रेगुलरली ऑप्ट कर सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। और ऑल्सो अलॉन्ग विद द आंसर्स आपको वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मिलेगा वहाँ पर, ताकि आपको पता चल जाएगा वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। ऑल्सो सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स है वो आपको इसी ऐप पे मिल जाएंगे। आपको हर एक वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया है ताकि जो 3 लाख करोड़ का कोलैटरल फ्री लोन स्कीम है फॉर MSME, उसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई दिक्कत हो तो उसे सॉल्व की जा सकती है। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। A पीयूष गोयल, B अमित शाह, C S जयशंकर, D राजनाथ सिंह या फिर E निर्मला सीतारमण। तो चलिए इसका आंसर इज D राजनाथ सिंह इज द हेड ऑफ द कमिटी। चलिए उससे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बाकी सबके बारे में। पीयूष गोयल है वो हमारे रेलवे मिनिस्टर है। अमित शाह आप जानते हैं होम मिनिस्टर है हमारे। S जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर है। ओके, राजनाथ सिंह आप जानते हैं हमारे डिफेंस के मिनिस्टर है और निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। उन्होंने ये 3 लाख करोड़ का ये जो लोन है कोलैटरल फ्री, इसका ये अनाउंसमेंट की थी ड्यूरिंग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो है, 5 दिन का जो उन्होंने बताया था, 5 दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी उसके सारे डिटेल्स उस वीडियो में कवर्ड है, तो जाकर आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप उसे देख सकते हैं। ओके, तो मूविंग ऑन, तो चलिए बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशंस में। ओके, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक कमेटी की स्थापना की है जिसके राजनाथ सिंह जी प्रमुख है। ये 3 लाख करोड़ का जो कोलैटरल फ्री लोन जो MSME को दिया जाएगा, उसके इम्प्लीमेंटेशन से जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड होगा उसको ओवरलुक करेंगे मिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, और हम बताते कि इसमें जो एलिजिबल यूनिट्स है, मतलब कैसे आपको मिल सकता है, इसमें उनका मानना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का कि 45 लाख MSME यूनिट्स को इससे फ़ायदा होगा और वो अपने बिजनेस को सही ढंग से स्टार्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन के कारण काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था MSME को, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, तो उनके बिजनेस उनके बिजनेस चालू करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए ये स्पेशल 3 लाख करोड़ की लिक्विडिटी बेसिकली आप कह सकते हैं इन्फ्यूज की गई है MSME सेक्टर में। तो जो एलिजिबल यूनिट से, चलिए उसका क्राइटेरिया देखते हैं। उनका 25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होना चाहिए और 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर कोलैटरल फ्री। कोलैटरल फ्री लोन यानी कि आपको उसके अगेंस्ट में कुछ भी गिरवी या मॉर्गेज नहीं रखना पड़ेगा, उसे कहते हैं कोलैटरल फ्री लोन। तो उसकी क्राइटेरिया वंस अगेन वील रिपीट, 100 करोड़ है उनका टर्नओवर और 25 करोड़ की आउटस्टैंडिंग क्रेडिट। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल, दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली कोरोना नाम का एक ऐप लॉन्च किया है ताकि
हॉस्पिटल बेड्स की ट्रैकिंग हो सके, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए DK जोशी, बी प्रफुल्ल पटेल, सी अनिल बैजल, डी राधा कृष्ण माथुर या फिर ई गिरीश चंद्र मुर्मू। तो चलिए इसका आंसर इज सी अनिल बैजल। वो हैं फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ओके, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने 1 जून को एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है दिल्ली कोरोना। इसमें जो हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी है, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, उसका आपको इजीली पता चल जाएगा। मतलब अब तो सरकारी अस्पतालों के अलावा लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी भर्ती हो रहे हैं फॉर द कोविड-19। तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स मना कर दे रहे कि बेड्स खाली नहीं है और ये सब इश्यूज आ रहे थे वहाँ के सिटीजन्स को। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया। इसमें सारे हॉस्पिटल्स डेटा देंगे और ये इस ऐप में अपलोड होगा, तो कोई भी यूज़र है या कोई भी पेशेंट है वो चेक कर सकता है कि कौन से हॉस्पिटल्स में बेड खाली है और हॉस्पिटल्स उनको मना नहीं कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ऑल्सो उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी वहाँ पर लॉन्च किया है जिसके तहत अगर कोई हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को लेने से मना कर रहा है जो कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, तो आप उसमें उस हॉस्पिटल की कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, और उस ऐप में बाकी सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकेंगे, जैसे कोविड-19 सेंटर्स कौन से हैं, ई पास वगैरह वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, हंगर या शेल्टर रिलीफ सेंटर्स कहाँ पे हैं गवर्नमेंट के, राशन वगैरह ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही अच्छी मतलब एक स्कीम है, स्कीम या एक ऐप निकाला है दिल्ली गवर्नमेंट ने ताकि उनके सिटीजन्स को कम से कम प्रॉब्लम हो। बिकॉज ऐसा बहुत जगह आप देख रहे होंगे, काफ़ी लोगों से आपने सुना भी होगा कि हॉस्पिटल्स मना कर दे रहे हैं आजकल कि ये प्रॉब्लम है, हमारे पास बेड्स खाली नहीं है, बट वो VIP लोगों के लिए कुछ रिजर्व करके रखते हैं या मे बी जैसे उनके पास स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर वो कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करना नहीं चाहते, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। ओके, तो चलिए एक बार जानते हैं कि कौन कौन से राज्य ने कौन कौन से मोबाइल ऐप निकाले हैं कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए। जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उन्होंने निकाला है संधन ऐप, अरुणाचल प्रदेश ने निकाला है कोविड केयर ऐप, कर्नाटका गवर्नमेंट ने निकाला है कोरोना वॉच ऐप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि हमारी सरकार ने निकाला है आरोग्य सेतु ऐप, पंजाब गवर्नमेंट ने निकाला है कोवा पंजाब ऐप, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला है महाकवच ऐप, गोवा गवर्नमेंट ने निकाला है टेस्ट योरसेल्फ गोवा ऐप, केरला गवर्नमेंट ने निकाला है जियो के डायरेक्ट ऐप और नाड़ी निकाला है पुडुचेरी ने। ओके, पुडुचेरी गवर्नमेंट ने नाड़ी ऐप निकाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 3 न्यू स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एंड मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर क्लस्टर स्कीम, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उसे प्रमोट किया जाए। ओके, ये एक भारत सरकार ने ये एक स्कीम लॉन्च की है। तो इसकी टोटल धनराशि कितनी है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 10,000 करोड़, बी 20,000 करोड़, सी 30,000 करोड़, डी 40,000 करोड़ या फिर ई 50,000 करोड़। ओके, तो चलिए इसका आंसर इज ई 50,000 करोड़। मैं आपको बताती हूँ 3 स्कीम्स का मूल राशि जो गवर्नमेंट ने इन्फ्यूज करना चाहा है इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट वो है 50,000 करोड़। 2 जून को ये स्कीम अनाउंस की गई थी। ओके, इसमें क्या क्या कवर होगा वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। 3 स्कीम्स का नाम कभी भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है, तो एक बार आप चेक कर लीजिए। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एंड मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम। तो यस, ये 3 स्कीम्स लॉन्च हुई थी। ओके, इसका जो धनराशि है वो 50,000 करोड़ और या फिर 7 बिलियन US है। ओके, जो प्रॉब्लम्स हुई थी हमारी डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है उसमें जो प्रॉब्लम्स हो रही थी या कम कैपिटल के कारण, कम उसमें पैसा इन्फ्यूज होने के कारण बाय द गवर्नमेंट बहुत दिक्कतें हो रही थी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो उसी डिसेबिलिटी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने पैसा इन्फ्यूज़ करने का निर्णय लिया है और इससे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, उन्हें एक बहुत ही नया वे मिलेगा। ओके, मूविंग ऑन टू द 4th क्वेश्चन। चौथा सवाल,
कितने का लोन सैंक्शन किया गया है बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू MSME अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 10,361 करोड़, बी 15,420 करोड़, सी 17,525 करोड़, डी 19,250 करोड़ या फिर ई 20,075 करोड़। तो चलिए इसका आंसर इज ए 10,361.75 crores. इतना अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर 100% इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम। ओके, ये डेटा हमें 3 जून को निर्मला सीतारमण यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस से मिला है और अब तक 2 दिन में गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर लिया है 3,892.78 करोड़। सॉरी, मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर देती हूँ। 2 दिन में इतने पैसे ऑलरेडी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने डिसबर्स कर दिए हैं। सॉरी 3,892.78 करोड़ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 2 दिन में यानी कि स्टार्टिंग 2 डेज ऑफ जून में ऑलरेडी डिसबर्स कर दिए हैं। ये हुई है अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये जो स्कीम है ये स्पेशली डिज़ाइन की गई थी टू डील विद द कोविड-19 डिफ़िकल्टीज। आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, सब चारों तरफ व्यापार बंद होने के कारण बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई थी, वर्किंग कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी इन अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली है। इसके तहत पब्लिक जो सेक्टर बैंक्स है वो 3 लाख करोड़ के इमरजेंसी फंड्स आप कह सकते हैं देगी टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। इसके रिलेटेड हमने फर्स्ट में भी क्वेश्चन कर लिया था। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, अब वहाँ पर उसके एक्सप्लेनेशंस में चेक कर सकते हैं कि उनका 100 करोड़ का कम से कम का टर्नओवर होना चाहिए। ओके, तो इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में कुछ नहीं है, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि 3 लाख करोड़ का टोटल उनका ओवरऑल बजट है। उसमें से अब तक जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उन्होंने 10,361.75 करोड़ ऑलरेडी डिस्पर्स कर दिए हैं अंडर दी ECLGS स्कीम। ओके, मूविंग ऑन टू द 5th क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, भारत का रैंक क्या है इन दी स्टार्टअप लिंक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स 2020। 5 ऑप्शन है हमारे पास। A 11, B 23, C 36, D 41 या फिर E 50। तो चलिए इसका आंसर इज B 23। भारत 23वें नंबर पर आता है। लास्ट ईयर भारत का जो रैंकिंग था वो 17th नंबर पर था और अब डाउन हो गया है बाय 6 पॉइंट्स यानी कि 6 रैंक्स। तो अब भारत 23वें नंबर पर आता है इसमें। ओके, मूविंग ऑन। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। स्टार्टअप ब्लिंक ने एक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट स्टार्ट की है। ये हर ईयर चेंज होता है। यहाँ पर 1000 शहरों के नाम और 100 देशों के नाम वर्ल्ड वाइड लिए जाते हैं और उनका जो स्टार्टअप इकोसिस्टम स्ट्रेंथ है और एक्टिविटी लेवल है उसके बेसिस पे उन्हें रैंकिंग्स दी जाती है। ओके, आप बोल सकते हैं ये कि ग्लोबल जो स्टार्टअप इकोसिस्टम मैप और रिसर्च सेंटर को ये मॉनिटर करता है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पर जो भी स्टार्टअप है या हमारे देश में जो सब स्टार्टअप्स रिलेटेड कैसा एनवायरनमेंट है उसको मॉनिटर करके वो हमें रैंकिंग देता है। लास्ट ईयर यानी कि 2019 में हमारा रैंक था 17वां और इस साल हमारा रैंक है 23वां। तो मतलब हम 6 प्लेसेस डाउन आ चुके हैं। इस साल जो हमारा स्कोर है वो है 5.698 यानी क्लोज टू 5.7। और मैं आपको बताती हूँ कि चलिए जो वो लोग मैपिंग करते हैं उसमें बेसिकली वो लोग क्या 3 फैक्टर्स खोजते हैं, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ दी स्टार्टअप्स, मतलब कितने सारे स्टार्टअप्स नए चालू हुए, कितने उसमें क्वालिटी के हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे देश में क्या है स्टार्टअप्स के लिए। ओके, तो चलिए एक बार हम लोग जान लेते हैं कि भारत का कौन से नंबर पे आता है इन द डिफरेंट इंडेक्सेस 2020। ओके, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 144 पर। इकोनॉमिक फ्रीडम पे भारत की रैंकिंग है 120 पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स पे रैंक है भारत की 40वें पर। चाइल्ड फ्लरिशिंग इंडेक्स में है भारत की रैंकिंग 77 पर। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 84 पर और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम पे हमारी रैंकिंग है 142। ओके, इससे पहले मैं लास्ट क्वेश्चन है मैं बता नहीं पाई थी आपको, मैं यहाँ पे आपको इसीलिए बता दूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं था। जो उस सर्वे हुआ था उसमें
सबसे पहले नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, मैं रैंकिंग के वाइज यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स आया है इस साल, सेकंड पे है यूके, थर्ड में है इजराइल, फोर्थ में है कनाडा एंड फिफ्थ में है जर्मनी। ओके, ये आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो 5 कंट्रियां हैं इन द टॉप 5 स्पॉट्स, उनके नाम क्या है। तो उसमें आप ये दे सकते हैं कि फर्स्ट में है यूएसए, सेकेंड इज यूके, थर्ड इज इजराइल, फोर्थ इज कनाडा एंड फिफ्थ इज जर्मनी। ओके, तो इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मूविंग ऑन टू द 6th क्वेश्चन, किस संगठन ने कंट्रीज को अर्ज किया है कि वो कम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज अपनाएं, क्योंकि कोविड-19 से उनका मानना है कि 6 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ ढकेले जा सकते हैं। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वर्ल्ड बैंक, बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, डी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर ई न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो चलिए, इसका आंसर इज ए वर्ल्ड बैंक ने 2 जून को अर्ज किया है कंट्रीज को, जो उसकी मेंबर्स हैं, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बनाए जाए ताकि जो लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है ड्यू टू कोविड-19 उनसे लड़ा जा सके, जैसे कि हेल्थ इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उससे लड़ने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बनाई जाए, क्योंकि उनका मानना है कि कोविड-19 से 60 मिलियन पीपल यानी कि तकरीबन 6 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में पुश किए जा सकते हैं। अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज की हालत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सट्रीम पॉवर्टी सिचुएशंस क्या है, कि लोगों के पास खाने नहीं के लिए नहीं होता है कई कई दिनों तक। एक्सट्रीम पॉवर्टी वैसी सिचुएशन है और उनका मानना है कि कोविड-19 के कारण 60 मिलियन पीपल यानी कि 6 करोड़ लोग ऑलरेडी पुश कर दिए जाएंगे इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने अर्ज किया है अपने मेंबर्स को कि ऐसी ऐसी पॉलिसीज हम अपनाएं ताकि ये जो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है बिटवीन द रिच एंड द पुअर, ये कम की जा सके और ये जो इमीडिएटली शॉर्ट टर्म रिलीफ दी जा सके टू द पुअर पीपल या पीपल इन द बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये एस्टिमेट्स, ये उनका एक अनुमान है 6 करोड़ लोग। उनका मानना है कि ये बढ़ भी सकता है नंबर जैसे जैसे एडवांस कंट्रीज की इकोनॉमी ओपन होंगी। ओके, मूविंग ऑन। तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ जाना जाए। वर्ल्ड बैंक वॉज फाउंडेड ऑन जुलाई 1944। इसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, और वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स हैं, उनके 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें है आईबीआरडी के 189 मेंबर्स है और आईडीए के 173 मेंबर्स है। मैं आपको बता दूं आईबीआरडी और आईडीए दोनों ही लोन्स प्रोवाइड करती है वर्ल्ड बैंक इनके मेंबर्स को। आईबीआरडी प्रोवाइड करती है मिडिल इनकम कंट्रीज को और आईडीए प्रोवाइड करती है टू पुअर कंट्रीज को। इन सबका मकसद एक ही है कि डेवलपमेंट इन रीजन्स में हो सके। एट अ वेरी नॉमिनल रेट पे उनको इंटरेस्ट में दिया जाता है और आईडीए तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सब्सिडाइज्ड रेट्स में देती है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, थाईलैंड हो गई, इन सब कंट्रीज को वो लोन्स प्रोवाइड करती है एट अ वेरी सब्सिडाइज्ड रेट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बताइए जिसने हाल ही में एल साल्वेडर और ग्वाटेमाला में हिट किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए वेंडी, बी सिंडी, सी अमांडा, डी जोसेफिन या फिर ई हैना। तो चलिए इसका आंसर है सी अमांडा। जब भारत में निसर्गा नाम का एक स्टॉर्म हिट कर रहा था तब ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो अमांडा है उसने फ्लैश फ्लडिंग, लैंडस्लाइड्स और पावर आउटेजेस की है इन दी सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज लाइक एल साल्वेडर एंड ग्वाटेमाला। ओके, तो इससे भारी नुकसान हुआ। उनका मानना है कि 200 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का नुकसान हो गया है भारी बारिश फ्लड्स के कारण। ओके, तो चलिए बात करते हैं 2019-20 में हाल ही में कौन कौन से तूफान आए हैं। साइक्लोन निसर्गा हमने ऑलरेडी बात की, 3 जून को उन्होंने हिट किया था इन दी कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात, और ये जो नाम है निसर्गा ये दिया गया था बाय बांग्लादेश। दिस वाज सजेस्टेड बाय बांग्लादेश। ओके, साइक्लोन अम्फान उसने हिट किया था वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा को 19 और 20 मई को। बहुत ही बहुत ही ज़्यादा इसने बर्बादी की थी वहाँ पर कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगभग 1500 करोड़ दोनों स्टेट्स को मिलाकर इमीडिएट रिलीफ फंड्स
दिए थे। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, अम्फान जो नाम है उसको 13 कंट्रीज ने मिलकर ये नाम डिसाइड किया था। तो चलिए, साइक्लोन महा उसने वो अरब सागर से निकला था और वो लक्षद्वीप को उसने क्रॉस किया था। बुलबुल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को से गुजरा था, वहां पर उसने आतंक मचाया था। और है साइक्लोन क्यार, वो साउथ गुजरात से निकला था, सौराष्ट्र से निकला था। साइक्लोन टीनो और सराई ने फिजी में आतंक मचाया था। टाइफून कमूरी और पैनफोन ने फिलीपींस में तूफान मचाया था। और टाइफून फक्साई ने टोक्यो में पर्टिकुलरली तूफान मचाया था, जापान में। और टाइफून हगबीज ने पूरे जापान में आतंक मचाया था। ये हमने कल के पीडीएफ में भी दिया है, आज भी दे रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, उस एमडी और सीईओ का नाम बताइए ऑफ लक्ष्मी विलास बैंक जिनका टेन्योर हाल ही में एक्सटेंड कर दिया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए अमिताभ कंत, बी सुब्रमण्यम सुंदर, सी तरुण बजाज, डी एन के सिंह, या फिर ई सुनील अरोड़ा। तो आंसर इज बी सुब्रमण्यम सुंदर का टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ द लक्ष्मी विलास बैंक। ओके, उनका तो चलिए जानते हैं कितने दिनों के लिए उनका टेन्योर है एक्सटेंड कर दिया गया। उनका टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया टिल November 30, 2020, या फिर जो रेगुलर एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं वो अपना चार्ज जब ले लेंगे तब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ही इज अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ। ओके, मैं आपको बताती हूँ कुछ लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। इसके हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1926। और इसकी जो टैगलाइन है लक्ष्मी विलास बैंक की, उसका नाम है चेंजिंग फेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो चलिए बात करते हैं कि बाकी बैंक्स के सीईओ का नाम। बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ का नाम है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ है उनका नाम है अतनु कुमार दास। सेंट्रल बैंक के सीईओ का नाम है पल्लव महापात्रो। इंडियन बैंक के जो सीईओ है उनका नाम है पद्मजा चुंदुरु। और यूको बैंक के जो सीईओ है उनका नाम है अतुल कुमार गोयल। ओके, मूविंग ऑन टू द 9th क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, किसने चार्ज लिया है एज द सचिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए गिरिधर अरमाने, बी टीएस तिरुमूर्ति, सी तरुण बजाज, डी सुरेश एन पटेल, या फिर ई प्रदीप कुमार त्रिपाठी। तो चलिए इसका आंसर इज ई प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ये एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने 1 जून से चार्ज लिया है एज द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। उनसे पहले जो सेक्रेटरी थे उनका नाम था बिनोय कुमार, उन्होंने रिटायरमेंट ली है 31 मई 2020 को। ओके, तो चलिए बाकी सचिवों के बारे में बात की जाती है। कैबिनेट सचिव का नाम है राजीव गौबा। डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है अजय कुमार। होम सेक्रेटरी उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी है उनका नाम है रवि मित्तल। और न्यू फॉरेन सेक्रेटरी है उनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। ओके, मूविंग ऑन टू द 10th क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया एक ई पाठशाला जो कि ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया है। इस डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कौन है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए प्रफुल्ल पटेल, बी नवीन अग्रवाल, सी नरेंद्र बत्रा, डी संदीप प्रधान, या फिर ई राजीव मेहता। तो चलिए इसका आंसर इज संदीप प्रधान इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन्होंने हाल ही में एक खेलो इंडिया एक ई पाठशाला यानी कि एक ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू और अर्जुन मुंडा ने इनॉग्रेट किया है इस प्रोग्राम को थ्रू अ वेबिनार ऑन 1 जून। ओके, इनका जो मकसद यही है कि जो ये पहला ऐसा नेशनल
लेवल ओपन ऑनलाइन कोचिंग सेंटर है, जिसमें जो ग्रास रूट लेवल के एथलीट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर वैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं पहुंच सकते, तो उन्हें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है लेकिन अपने टैलेंट्स को नहीं पहचान पा रहे, वो यहाँ से थोड़ा बहुत नॉलेज लेके अपने टैलेंट्स को ब्रश अप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड और बहुत ही इनोवेटिव और अच्छा तरीका है लॉकडाउन में ऐसा कुछ लॉन्च करने का, जहाँ पर ग्रास रूट लेवल्स से सबको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे। सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये है कि ये 21 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स को कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी स्पोर्ट्स है, जैसे एथलेटिक्स, आर्चरी, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कायाकिंग। मैं आपको बता दूं कायाकिंग इज अ फॉर्म ऑफ राफ्टिंग, जहां पर सिंगल, जैसे कि राफ्टिंग में तो काफ़ी सारे लोग होते हैं नॉर्मल राफ्टिंग में, कायाकिंग में एक सिंगल इंसान राफ्टिंग करता है। थोड़ा डेंजरस है नॉर्मल लोगों के लिए, एंड वी सजेस्ट, मतलब जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं वो सजेस्ट करते हैं कि नॉर्मल लोग इसे नहीं करें, सिर्फ ट्रेन प्रोफेशनल्स को ये अलाउड है। ओके, कैनोइंग, कबड्डी, पैरा गेम्स, रोइंग, शूटिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग एंड वुशु। तो ये 21 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स को कवर करेगा। इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें दी खेलो इंडिया ई पाठशाला। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड बाइसिकल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए 1 जून, बी 2 जून, सी 3 जून, डी 4 जून या फिर ई 5 जून। तो चलिए इसका आंसर इज सी 3 जून को मनाया जाता है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं ये पहली बार 3 जून 2018 को मनाया गया था और इस साल उनकी 3rd एनिवर्सरी है, यानी कि 3rd टाइम मनाया जाता है, 3rd टाइम मनाया जा रहा है वर्ल्ड बाइसिकल डे। इसमें जो बाइसिकल है उसके क्या बेनिफिट्स है साइकिलिंग करने के, उससे बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं साइकिलिंग के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वेट लॉस करने में, स्टैमिना बढ़ाने में, इम्यूनिटी, और सबसे ज़्यादा हमारे पर्यावरण को साइकिलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज इससे इट इज़ पोल्यूशन लेस एंड इट्स अ ग्रेट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। जैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है लोगों की, आजकल लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हो ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो कार्डियक डिजीजेज हैं ये सब बढ़ती जा रही हैं, लोगों का बीपी बढ़ता जा रहा है। दिस इज ऑल ड्यू टू द सेडेंट्री लाइफस्टाइल। पहले के लोगों में ये सब अगर आप देखेंगे तो नहीं था, बिकॉज उनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। और बाइसाइकिल को दोबारा सेलिब्रेट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने पहली बार इसे मनाया था ऑन 3 जून 2018। ओके, तो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अनवर सागर का हाल ही में निधन हो गया है, सॉरी बिफोर दैट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट डेज जून में क्या क्या है। तो चलिए 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे एंड वर्ल्ड ओशंस डे, 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये जून में जो लास्ट यानी कि कल हमने पढ़ाया था उसमें हमने फर्स्ट वीक में क्या क्या कवर हुआ था जून में वो हमने आपको बताया था, और आज हम बताते हैं कि जून में और क्या क्या इंपॉर्टेंट डेज हैं फॉर द सेकेंड वीक। ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। अनवर सागर का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। ए पॉलिटिशियन, बी लिरिसिस्ट, सी राइटर, डी जर्नलिस्ट या फिर ई क्रिकेटर। तो चलिए इसका आंसर इज बी लिरिसिस्ट। यस, वो एक गीतकार थे, उनका 3 जून को हाल ही में निधन हो गया। वो बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं इन द ईयर 80s एंड 90s। उन्होंने कई बेहतरीन गाने लिखे हैं, जैसे कि वादा रहा सनम इन फॉर द 1992 फिल्म खिलाड़ी, जिसमें अक्षय कुमार और आयशा जुल्का थे, और भी उन्हें कई सारे गानों के लिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने मूवीज़ लाइक याराना, सलामी, आ गले लग जा, विजय पथ, इनमें से
इन सब मूवीज़ में उन्होंने गाने लिखे हैं। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।